फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो उसका नाम है कम्युनिकेशन, या उसको हिंदी में हम लोग संप्रेषित कर सकते हैं या बोल सकते हैं संप्रेषण। अच्छा, कुछ मित्र को यहाँ पे जैसे कि हमारा जो अभी हमने इसमें लैंग्वेज डाला है वो इंग्लिश है, बट जो हिंदी भाषी वाले मित्र हैं या विद्यार्थी हैं जो पढ़ने वाले हैं वो परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, क्योंकि हम कंटेंट हिंदी में भी लिख लेते हैं, अंग्रेजी में भी लिख लेते हैं, बट अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा तो हम उसको साधारणतया हिंदी में बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपको समझने और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे तो हिंदी में भी बढ़िया से नोट डाउन कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है मित्रों? तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा इंग्लिश को लेकर के कि इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम इसको ना देखें क्योंकि हमको समझ में नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम आपको हिंदी में कंटेंट लिखा हुआ है, बट आप हम हिंदी में बेहतरीन तरीके से यथासंभव हम बढ़िया से हिंदी में एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे यूजीसी नेट, जेआरएफ, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण पे। संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में अध्ययन करेंगे, और जो बचेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, जिससे कि आपका संप्रेषण का टॉपिक संपूर्ण हो जाएगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे कि कम्युनिकेशन होता क्या है, यानी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन या संप्रेषण का अर्थ कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि ये संप्रेषण का जो टॉपिक है वो आप देखेंगे एनटीए, यूजीसी नेट या बीएड, एमएड, बीटीसी, डीएलएड के जो भी विद्यार्थी होंगे, और साथ ही साथ टेट, सीटेट, सुपर टेट के जो भी अभ्यर्थी होंगे उसमें भी ये इंक्लूडेड सिलेबस के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो सबको पढ़ना समझना बहुत अनिवार्य है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स एंड मैसेज बिटवीन टू आर मोर पर्सन्स। दैट मीन्स यहाँ पे यह बताया गया है इसके अर्थ में कि जो कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण होता है यह एक प्रक्रिया होती है। यह एक प्रक्रिया होती है जो कि अपने अंदर शामिल करता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। इंफॉर्मेशन मतलब कोई आपके पास मैसेज हो, कोई आपके पास विचार हो, कोई आपकी थिंकिंग हो, कोई आपके पास संदेश हो, तो क्या करता है ये एक दूसरे को शेयर करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं या हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो व्यूअर्स हैं वो देख पा रहे हैं, हमारी बातों को सुन पा रहे हैं और हम उनको समझाने में सफल हो जाते हैं, तो यही क्या होगा, यही एक संप्रेषण की क्रिया है, यही एक संप्रेषण का प्रोसेस है। ठीक है मित्रों, तो इसका मतलब ये हुआ द मैसेज इज सेंट और रिसीव्ड इन सिंबॉलिक, रिटन, ओरल और पिक्टोरियल वे, डायरेक्टली और बाय यूजिंग सम मीन्स। इसका क्या मतलब है कि जो मैसेज होता है, जो संदेश होता है उसको सेंड किया जाता है, यानी एक मैसेज को डिलीवर किया जाता है, भेजा जाता है, अथवा और उस मैसेज को क्या किया जाता है, जो रिसीवर होते हैं यानी जो प्राप्त करता है उसको प्राप्त करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। और यह मैसेज कैसे हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है, यानी हम कोई चिन्ह के माध्यम से कुछ चीज़ बताना चाहते हैं। जैसे आपको जाते हैं सड़क पे, ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, आपको लेफ़्ट टर्न लेना है तो वहाँ पे एक सिंबॉलिक वे, जो रास्ते में जो आपको सिंबल नज़र आता है कि आपको लेफ़्ट टर्न लेना है, तो वहाँ पे आपके पास एरो बना होता है, तो दैट विल बी सिंबॉलिक रिटन के माध्यम से आप क्या सीखते हैं कि हमको बाएं की तरफ मुड़ना है, हमारा बाएं की तरफ रास्ता गया हुआ है। ठीक है, और ओरल हो सकता है। ओरल का मतलब जैसे मौखिक हो सकता है, कोई आपको मैसेज दे दिया, आपके दिमाग में ये कह दिया कि आज फला काम को करना है और आप उस कार्य को करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। पिक्टोरियल वे, आपको पिक्चर के माध्यम से कोई भी चीज़ बताने समझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो उससे भी आपके समझ में जो है क्या होता है, बिल्ड होता है, चीज़ों को आप समझते हैं, आपकी थिंकिंग लेवल में और सुधार आता है, आपके विचारों में और सुधार आता है।
तो इस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीज़ों को समझाने और बताने का प्रयास किया जाता है। और जब कोई जो समझाता है या मैसेज दाता होता है या प्रेषक होता है, उसको कई नामों से इसी तरीके से हम लोग जानते हैं। और जो रिसीवर होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, इन दोनों के बीच में जब बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और संप्रेषण का आदान प्रदान समुचित रूप में पूर्ण हो जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग संप्रेषण के अंतर्गत समझते हैं। और आपको ये भी एक बात आपको बता दें यहाँ मित्रों, कि जो संप्रेषण की क्रिया होती है, अगर जो प्रेषक होता है यानी जो सेंडर होता है, जो मैसेज को सेंड करता है या डिलीवर करता है या देता है, और उधर से प्राप्तकर्ता जो होता है, अगर वो मैसेज को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, नहीं मैसेज को डिकोड कर पा रहा है या अपने मस्तिष्क में नहीं बैठा पा रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो वो संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आता है। यानी जो प्राप्तकर्ता हो और मैसेज दाता हो, संदेश दाता हो, वो दोनों को अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि मैं इसको कौन सा मैसेज दे रहा हूँ, और प्राप्तकर्ता को ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा मैसेज प्राप्त कर रहा है। इसके प्रति हमको क्या रिएक्ट करना है, वो रिएक्शन भी उसके पास होना चाहिए। तो ये पूरी प्रक्रिया अगर जब पूर्ण हो जाती है तब संप्रेषण कहलाता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको मैसेज बताए जा रहे हैं, कोई संदेश बताए जा रहे हैं, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, उसको कुछ घटना के बारे में पता ही नहीं चल पा रहा है, क्या बात कर रहे हो, किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। अब उसको लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रही, आप मराठी में बोल रहे हो, वो हिंदी भाषी आदमी है, अब मराठी में कोई मैसेज अगर आप बताते हो तो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बता तो रहे हो, प्राप्तकर्ता भी आपके पास खड़ा हुआ है, बट उसको चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो वो संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आएगा, नहीं कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब है संप्रेषण पूर्णतया समझ में होनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान जो संदेश दाता है और प्राप्तकर्ता होते हैं, दोनों बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल में होने चाहिए और उस चीज़ को पूर्णतया समझ होनी चाहिए उन दोनों के पास। तो आई होप संप्रेषण को आप भली भांति समझ गए होंगे। और इसी में आगे लिखा हुआ है, इट नीड्स एट लीस्ट 2 persons फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। यानी इसके लिए यह भी नहीं है कि हम कोई एक ही व्यक्ति हों और अपने बड़बड़ाए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई प्राप्त करने वाला नहीं मैसेज, तो वह भी संप्रेषण यानी संप्रेषण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं कंसीडर किया जाता है या कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंतर्गत उसको नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे आगे कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा विद्वानों के द्वारा इंगित किया गया है और उन सारे डेफिनेशंस को देखने का प्रयास करते हैं कि उनके माध्यम से क्या बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एडगर डेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्वान हैं, महत्वपूर्ण विद्वान हैं, क्योंकि इनका बहुत से जैसे पिछली बार जो है यूपीएचएससी का एग्ज़ाम हुआ था हायर का, तो उसमें भी शंकु की किसका जो है कम दिया था, शिक्षण तकनीकी में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एडगर डेल ने। तो ये एक आए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तहत भी हैं ये, तो इनको जो है अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एडगर डेल के अकॉर्डिंग कि कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स इन मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। यानी कहने का मतलब है कि कम्युनिकेशन इस संप्रेषण क्या होता है इनके अनुसार, कि जो शेयर किया जाता है अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को, अपने भावनाओं को इन मूड ऑफ म्यूचुअलिटी, मतलब दो लोगों, दो पर्सन्स के बीच में जब हम अच्छे से समझदार व्यक्ति को अपने सामने पाते हैं और समझदार संदेशदाता होता है, तो जब वह अपने विचार को, अपने भावनाओं को शेयर करता है एक दूसरे के साथ, और उस शेयरिंग के प्रोसेस में और इन्फॉर्मेशन के प्राप्तकर्ता ग्रहणकर्ता दोनों को अच्छे से समझ में चीज़ें आती रहती हैं, तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाती है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जे पॉल लीगन के अनुसार। जे पॉल लीगन क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच 2 or more people exchange ideas, facts, feeling or impressions in a way that each gains a common understanding of the meaning and
intention of the message. That means communication is the process. communication एक प्रक्रिया है, इसको तो पहले से भी आप जान चुके हैं। तो जे पॉल लीगन साहब भी कहते हैं कि कम्युनिकेशन इस संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा टू आर मोर पीपल एक्सचेंज आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग और इम्प्रेशन इन अ वे दैट ईच गेन्स अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग एंड इंटेंशन ऑफ द मैसेज। दैट मीन्स कि ये भी वही बात कर रहे हैं कि हम दो लोगों का होना आवश्यक होता है। इसको हम लोग बाइपोलर भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन, इसको नोट भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इज द बाइपोलर प्रोसेस, यानी दो द्विध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है जे पॉल लीगन के साहब के द्वारा भी, कि जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, तथ्य हैं, हमारे इम्प्रेशंस हैं, हम दो लोगों के मध्य जो है एक वेल अंडरस्टैंडिंग के तहत शेयर करते हैं और गुड थिंकिंग के साथ हम मैसेज को आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हैं लुइस एलन। लुइस एलन, इनके अकॉर्डिंग क्या है? इट यानी कम्युनिकेशन इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, यानी ये जो ब्रिज है, जिसे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी थिंकिंग भी दे देते हैं और कहता है कि किसका कथन है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि इट यानी कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ का यह एक सेतु है। ब्रिज मतलब सेतु, पुल, जिसको हम लोग हिंदी में पुल बोलते हैं, सेतु बोलते हैं, ब्रिज। यानी दो कोई भी अर्थ होगा तो उसका इन्होंने उसको क्या बोला है, संप्रेषण को ब्रिज बोल दिया है। It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. इन्होंने कहा है कि इसमें क्या क्या शामिल होता है, एक सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस इसमें इस्तेमाल होता है, सतत प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंतर्गत क्या क्या होता है, बोला जाता है, सुना जाता है और समझा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है लुइस एलन के द्वारा कि इन्होंने संप्रेषण को क्या कहा है, ब्रिज कहा है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। और इसके अंतर्गत इन्होंने क्या इन्वॉल्व किया, एक सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस ये प्रोसेस है बताया है, और जिसके अंतर्गत बोला जाता है यानी टेलिंग किया जाता है, लिसनिंग किया जाता है और अंडरस्टैंडिंग किया जाता है, यानी बोलना, सुनना और समझना। ये किसके डेफिनेशन में है? लुइस एलन के डेफिनेशन में। अब आगे हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए हमने अलग से इसको कंसीडर किया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन को हिट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो सकता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है हमारे पास, इट रिक्वायर्स एट लीस्ट टू पर्सन्स। ये सब याद रखना है आपको, इस तथ्यों को याद करना है, फैक्ट्स को। मतलब इट रिक्वायर्स एट लीस्ट टू पर्सन, मतलब इस संप्रेषण की प्रक्रिया में यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में कम से कम दो लोग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि दो से अधिक नहीं हो सकते, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम। एट लीस्ट टू पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं कह सकते केवल एक ही पर्सन हो, यानी दो पर्सन हो या दो से अधिक हो सकते, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, सामूहिक संप्रेषण हो जाएगा और क्या, दो से अधिक होंगे तो। सेकेंड है इसी के अंतर्गत, इट क्रिएट एन इंटर रिलेशन बिटवीन आर एमोंग टू आर मोर पर्सन्स, यानी इस प्रक्रिया के दौरान क्या क्रिएट करता है, इंटर रिलेशन, मतलब आंतरिक संबंध को जो है ये क्रिएट करता है, उद्भित करता है। और किसके किसके बीच, दो लोगों के बीच में या तीन लोगों के बीच में या तीन से अधिक लोगों के बीच में यह एक अंतर संबंध को क्रिएट करता है। तीसरा है इसमें, इट सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन अबाउट अ मैसेज ऑफ अ पर्सन रिसीविंग द मैसेज। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यह डिपेंड करता है कि मैसेज हम कैसे भेज रहे हैं और कौन सा मैसेज रिसीव कर रहा है और उसको समझ के द्वारा जो है रिसीव कर रहा है, यह भी इसके अंतर्गत निहित होता है। चौथा है, इट इज़ अ सोशल एंड डायनेमिक प्रोसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक प्रोसेस। इसको क्वेश्चन को पकड़ने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह एक सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया है, यह एक सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया होती है।
इट शेयर्स एंड एक्सचेंज आइडियाज, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज, इसको तो आप लोग जान ही गए होंगे। 6 है कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन रिटेन, ओरल, पिक्टोरियल और सिंबॉलिक। मतलब ये कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है, संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, वो किसके माध्यम से कैरिड आउट किया जाता है? वो रिटेन के माध्यम से हो सकता है, ओरल हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, पिक्टोरियल हो सकता है, किसी चिन्ह के द्वारा भी हम लोग इसको संपन्न कर सकते हैं। तो आइए और आगे देखते हैं, एक दो और कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके पास। 7 है इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, जैसे कि यह एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है। कम्युनिकेशन इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस, यानी इसका एक उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य के तहत हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। अब जैसे आपको किसी से मिलना होता है तो किसी उद्देश्य को लेकर आप उसके पास जाते हैं और उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण को आदान प्रदान करने या विनिमय करते हैं, ठीक है। तो यह एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया होती है। 8वां है इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी डन ओनली इफ द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज इन द राइट एंड करेक्ट वे एंड गिव्स हिज फीडबैक टू द सेंडर। अच्छा, इसका मतलब वही है कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावशील संप्रेषण कब होगा? प्रभावशील संप्रेषण तभी संपन्न हो सकता है जब जो प्रेषक हो यानी जो सेंडर हो, मैसेज करता हो यानी संदेश दाता हो, और वो जो संदेश दे रहा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल राइट होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए, और उसी के प्रत्युत्तर में जो प्राप्तकर्ता हो वह भी उस मैसेज को बहुत भली भांत से जानता हो, समझता हो और अपने शब्दों में उसको डिकोड भी करने का प्रयास करता हो, और उसके बाद वह पुनः फीडबैक दे दे संदेश दाता को, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये बिल्कुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाता है। तो ये थे आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिकेशन के, इसको आपको याद रखना है और एग्जामिनेशन हॉल में इसको ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। अब आइए देखें, एक शब्दावली आती है यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? देखिए, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत ही विस्तृत है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कितने पार्ट हैं, कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, बट अगर इसे ओरल डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है क्या, तो आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। We can define communication technology as a set of techniques and devices used in the process of communication. That means कि अगर हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक शब्द में डिफाइन करने का प्रयास करें तो ये क्या होता है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज अ सेट, यानी एक ये कलेक्शन होता है। सेट यानी कलेक्शन ऑफ किसका किसका? टेक्निक्स यानी विधियों का कलेक्शन होता है। डिवाइसेस जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन संप्रेषण की प्रक्रिया में जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनका एक कलेक्शन कर लिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे अब आपका हो गया, जैसे हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ साथ जितने कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, और सीपीयू है, मेमोरीज़ हैं, सेकेंडरी मेमोरीज़ हैं, फ्लिपकार्ट है, तो यानी ये सारी जितने भी चीज़ें आपके पास दिखाई दे रही हैं, मैसेज को आदान प्रदान करने में जो सहायक यंत्र होते हैं, ये सारे के सारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण के अवयव कौन कौन से हो सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण के अवयव। तो संप्रेषण के अवयव बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कभी कभी नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक क्रम लगाने के लिए क्वेश्चन दे देता है, उसमें 5-6 दे देता है और कहता है कि इसको क्रमित करिए, यानी ऑर्डर के क्रम में जो है इसको लगाइए, और वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ भी होने के चांसेस बने रहते हैं, बिकॉज अगर आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से क्लियर नहीं है तो। अब आइए उसी में देखते हैं कितने जो है कम्युनिकेशन के जो है एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली इसके पास जो है 8, देखिए 1 to 8 एलिमेंट्स
होते हैं और इसको आपको अच्छे से याद रखना भी होगा कि किसके बाद क्या आता है। इस चीज़ को एकदम अपने दिमाग में रखना होगा मित्रों, तभी क्वेश्चन को अच्छे से वहाँ टैकल कर पाएंगे। और अगर एक भी क्वेश्चन इधर से उधर होता है तो यानी इसका मतलब है कि आप इससे रिलेटेड जो है जो एलिमेंट्स हैं वो याद नहीं है आपको। तो सबसे पहला आपके पास होता है मित्र कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी जो मैसेज दाता होते हैं वो उद्देश्यपूर्ण कम्युनिकेशन को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं कि पहले वो विषय वस्तु का चुनाव करते हैं कि भाई हम कौन से मैसेज को प्राप्तकर्ता को देना है, यानी कौन से मैसेज को हम वहाँ पे डिलीवर करूँ जिससे कि प्राप्तकर्ता के लिए लाभदायी हो, ठीक है। और किस किस विषय वस्तु को हम कैसे सिलेक्ट करें, सबसे पहले तो उसका विचार इसी पे जाता है कि हम कौन से कंटेक्स्ट को जो है या कौन से विषय वस्तु को हम प्रदान करें या प्रेषित करें। तो सबसे पहले तो एलिमेंट ये आता है आपके दिमाग में। वैसे भी सोचिए कि जैसे आपको कुछ भी मैसेज भेजना होता है तो आप सोचते हैं कि हम कौन सा मैसेज को भेजना है, तो पहले वो विषय वस्तु आपके दिमाग में आती है, ठीक है। तो जो सबसे पहले प्रोसेस आपके दिमाग में आया दैट विल बी कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट, यानी वो क्या होता है कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, संप्रेषण का विषय वस्तु हो जाता है। फिर उसमें आपके दिमाग में आता है फिर आप सेंडर, यानी आप प्रेषित जो करता है मैसेज को। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं खुद से नहीं भेज पाते तो एक और सेंडर का इंतज़ाम करना होता है, उससे भिजवाते हैं और जो भेजता है वो स्वयं में सेंडर हो जाता है। तो उसके बाद हमारा दूसरा एलिमेंट आता है सेंडर, यानी जो प्रेषित करने वाला होता है व्यक्ति, वो आता है। थर्ड एलिमेंट के अंतर्गत आता है अब उस जो आपने कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट ले लिया है वो एक व्यापक है, उसमें से कुछ चीज़ें आपको भेजना है, तो वो कुछ चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या होगा मैसेज। तो आप सबसे पहले उसमें से क्या संदेश भेजना है उसका सिलेक्शन कर लेंगे। तो मैसेज यानी थर्ड एलिमेंट के अंतर्गत आता है मैसेज, यानी हम आप उस से कंटेक्स्ट से क्या निकालेंगे संदेश को निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे इनकोडिंग करना। इनकोडिंग यानी जो प्रेषित करने वाला व्यक्ति होगा उस मैसेज को किसी माध्यम से भेजा जाएगा तो उसको इनकोड करेगा, ये याद रखना। जब जो संदेश दाता होता है वो जब टाइप करता है या उसको टाइप करने के लिए मैसेज को जब भेजना होता है तो उसका पहले टाइप किया जाता है, तो वही टाइप करना ही इनकोडिंग कहलाता है। तो उस मैसेज को वो इनकोड करता है, फिर वो किसी के माध्यम से भेजता है तो आपको मीडियम की ज़रूरत होगी, तो 5वें नंबर पे आपका मीडियम आ जाता है। फिर जब वो किसी मीडियम के द्वारा भेज देता है तो वो किसी रिसीवर के पास पहुंच जाता है, यानी प्राप्तकर्ता के पास पहुंच जाता है, उसको वो प्राप्त कर लेता है। और प्राप्तकर्ता क्या करता है वो जिस भी लैंग्वेज को समझता है वो उस लैंग्वेज में डिकोड करता है संदेश को, कि यानी इसका आशय क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसकी फीलिंग्स क्या है, इसके तथ्यात्मक गुण क्या है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है या डिकोड कर लेता है। फिर जब डिकोड करने वो समझ जाता है मैसेज को तो फिर वह जो वहाँ से संदेशदाता होता है उसको ये फीडबैक देता है, यानी प्रतिपुष्टि करता है, यानी पृष्ठपोषण करता है कि आपका मैसेज का आशय यह था और हमको ये मिल चुका है मैसेज, हम इस कार्य के लिए आगे क्रियान्वित होने के लिए अग्रसर होने जा रहे हैं। तो यानी इतने प्रोसेस से ये गुजरता है कम्युनिकेशन, और यही पूरी 8 प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने में जो भी प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देते हैं कम्युनिकेशन कह देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये 8 टर्म या एलिमेंट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों के लिए हम आगे जो वीडियोस लेके आएंगे उसके अंतर्गत हम लोग मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अब आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं बिकॉज वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मोटिवेट करें, हमें लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और चीज़ों को अच्छे से प्राप्त करने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।